750 ईस्वी के बाद दोस्तों भारत एक ऐसा समय था जब ना तो कोई एक सम्राट था, ना ही कोई एक अन्य धर्म था, बल्कि अनेक शक्तियाँ, अनेक संस्कृतियाँ और अनेक युद्धों से बना हुआ था, जिसको हम बोलेंगे दोस्तों प्रारंभिक मध्यकालीन भारत। आइए आज हम इसी रहस्यमयी और बहुआयामी युग की यात्रा पर निकलते हैं दोस्तों। इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 प्रमुख कालों में बांटा था, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसके पहले की वीडियो में हमने दोस्तों प्राचीन काल के इतिहास को पढ़ लिया है। अब मध्यकाल में हम लोगों ने एंटर कर लिया है, जिसमें से आज हम पहुंच चुके हैं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का इतिहास जो स्टार्टिंग है। और इसी मध्यकाल की शुरुआती चरण दोस्तों 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय माना जाता है, प्रारंभिक मध्यकाल का समय। इस काल की सबसे खास बात यह थी दोस्तों, केंद्रीय शक्ति का पतन और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होने लगा था। गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, भारत में कई नए और प्रभावशाली राजवंश उभरने लगे थे, जैसे पाल, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार, चोल, पल्लव और राजपूत वंश। ये सभी दोस्तों सत्ता, धर्म और संस्कृति के लिए एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिसको त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। आपने महाभारत में पांचाल, कुरु और मगध की लड़ाई के बारे में जरूर पढ़ा होगा दोस्तों। कुछ वैसा ही हुआ इस मध्यकाल में। भारत के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक टकराहट थी दोस्तों, जिसको त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। इन 3 शक्तियों में से 3 कौन कौन से थे? गुर्जर प्रतिहार जो कि उत्तर में स्थित थे, पूरब में दोस्तों पाल वंश और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश जो है पूरे तरीके से भारत पर एक दूसरे से टकराव बने थे कि कौन जीतेगा वही शासन करेगा। तीनों की निगाहें दोस्तों कन्नौज पर थी, जो उस समय राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। प्रतिहारों ने मिहिर भोज के नेतृत्व में अरबों का डटकर सामना किया। पालों ने धर्मपाल के नेतृत्व में बंगाल से लेकर कन्नौज तक अधिकार बनाया और दोस्तों राष्ट्रकूटों ने दक्षिण से आकर बार बार आक्रमण किया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्ष तक चला और इसी ने भारत के राजनीतिक टुकड़ों में बांट दिया। संपूर्ण पाठ्यक्रम दोस्तों NCERT पैटर्न पर आधारित है, तो इसको आप डिटेल तक पढ़िएगा। A to Z आपका सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और काल विभाजन किस प्रकार था, इनका समय सीमा के बारे में बात करें तो 750 से 1200 ईस्वी तक, कहीं कहीं दोस्तों 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक लिखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर इनका समय जो है अलग अलग देखने को मिलता है। इस काल को भारत के इतिहास में संक्रमण काल कहा जाता है दोस्तों। इस काल में प्राचीन भारत की सबसे बड़ी व्यवस्था गुप्त साम्राज्य, इसका पतन हुआ था और नए नए क्षेत्रीय साम्राज्यों का उदय होने लगा था। कौन कौन से क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ, इनकी प्रमुख विशेषता थी, जिसमें मंदिर निर्माण की विशाल परंपरा थी। भक्ति आंदोलनों का प्रारंभिक चरण भी इसी काल में होना शुरू हुआ था। अर्थव्यवस्था में कृषि व व्यापार का प्रसार होना भी शुरू हुआ था। समाज में दोस्तों जाति व्यवस्था की जटिलताएं जो है बढ़ने लगी थी, मतलब जाति व्यवस्था जो है बढ़ने लगी थी। प्रमुख राजनीतियाँ किस प्रकार थी? उत्तर भारत के राजवंश में देखेंगे दोस्तों पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक दोस्तों यहाँ पर माना जाता है गोपाल को 750 ईस्वी में किया था। इस वंश के प्रमुख शासन काल के रूप में देखेंगे कौन कौन से शासक हैं, तो धर्मपाल और देवपाल दोस्तों पाल वंश के प्रमुख शासक थे। राजधानी मगध क्षेत्र को बनाया था, जो पहले पाटलिपुत्र और मुंगेर के नाम से जाने जाते थे। महायान बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में ये लोग धर्म अपनाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, उदंतीपुरी विश्वविद्यालयों का विकास इन्होंने जो है करवाया था। डेवलपमेंट इन्होंने बाद में करवाया था। साम्राज्य विस्तार में देखेंगे कन्नौज तक इन्होंने अपना साम्राज्य को विस्तारित किया था। 12वीं सदी में जो है सेन वंश द्वारा ये लोग पराजित होकर जो है पाल वंश का खात्मा हो जाता है। फिर दूसरा वंश आता है दोस्तों यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश। राजस्थान और पश्चिमी भारत पर ये लोग गुर्जर प्रतिहार वंश जो है शासक कर रहे होते हैं। इनका संस्थापक के बारे में बात करें तो ये थे दोस्तों नागभट्ट। 725 ईस्वी में इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करी थी। मिहिर भोज जो है प्रमुख शासक था। राजधानी कन्नौज को स्थापित किया था। अरब आक्रमणों का जो है प्रतिरोध इन्होंने किया था। त्रिकोणीय संघर्ष में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रतिहार बनाम राष्ट्रकूट बनाम पाल वंश, 3 जो है त्रिकोणीय श्रृंखला जो है संघर्ष इनके बीच में चल रहा था। 10वीं सदी के बीच में ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे थे और इनका जो है 10वीं सदी के अंत होते होते इनका पतन हो गया था। राष्ट्रकूट वंश को हम पढ़ेंगे, जो कि महाराष्ट्र दक्षिण भारत में स्थित है और इसकी स्थापना दोस्तों दंती दुर्ग ने करी थी। राजधानी मालखेड़ा जो कि मन्य छेकटा के नाम से जाना जाता है। प्रमुख शासक इसमें कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष प्रथम, ये सभी राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे। एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने जो है राष्ट्रकूट वंश के द्वारा ही करवाया था। त्रिकोणीय संघर्ष में इन्होंने भी भागीदारी किया था और 10वीं शताब्दी में जो है चालुक्यों ने इनको पराजित कर दिया था। इसके बाद होता है दोस्तों राजपूत वंशों का उदय, जिसमें से कई छोटे छोटे वंश जो है इसमें शामिल हैं, जैसे चौहान वंश। इनकी राजधानी अजमेर थी। प्रमुख शासक में देखेंगे पृथ्वीराज चौहान, जो कि तराइन का युद्ध 1191 और 92 में इनके द्वारा लड़ा गया था।
परमार वंश मालवा वाले क्षेत्र में स्थित है। प्रमुख शासक जो है भोज परमार वंश के शासक हैं। सोलंकी वंश जो है गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध शासक इसमें सिद्धिराज जयसिंह सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हैं। और ये छोटे छोटे वंश है दोस्तों, जिसको आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन छोटे छोटे वंश जो है पूछ लिए जाते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगली वीडियो की अपडेट पाने के लिए। गढ़वाल वंश कन्नौज में स्थित था दोस्तों। और प्रमुख शासक देखेंगे कि जयचंद्र 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी से पराजित हो गया था ये। इसके बाद यहाँ पर आते हैं दोस्तों दक्षिण भारत के साम्राज्य में पल्लव वंश, जो कि तमिलनाडु का उत्तरी भाग था। कांचीपुरम में राजधानी इन्होंने स्थापना करी थी नरसिंह प्रथम। और 9वीं सदी में चोलों के हाथों से ये लोग जो है पराजित हो गए थे। चोल वंश यहाँ पर देखेंगे तमिलनाडु में था। विजयालय चोल के द्वारा चोल वंश की स्थापना करी गई थी। प्रमुख शासक में देखेंगे कि राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ये चोल वंश के प्रमुख शासक के रूप में उभरे थे। तंजौर जो है इनकी राजधानी हुआ करती थी। प्रशासन में देखेंगे पंचायत आधारित विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी इनकी। बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था ये मंदिर, और ये परीक्षा में पूछा जाता है। नौसैनिक शक्ति जो थी इनकी श्रीलंका, सुमात्रा, मलय द्वीपों तक अभियानों तक संचालन करते थे। 13वीं शताब्दी में पांड्य वंश के द्वारा उदय के कारण ये लोग पराजित हो गए थे। अब हम देखेंगे दोस्तों मध्यकालीन भारत की जो है प्रशासनिक व्यवस्था को, जिसमें देखेंगे चोल प्रशासन की विशेषताएं क्या क्या थी। इनकी थी विकेंद्रीकरण पंचायत व्यवस्था, जिसमें दोस्तों सामान्य ग्राम सभा कहा जाता था ऊर को, और सभा जो है ब्राह्मण ग्राम सभा को सभा बोला जाता था। नाडु कई ग्रामों का समूह हुआ करता था। भू राजस्व प्रणाली में भूमि को कई श्रेणियों में जो है विभाजित किया गया था, जिसमें वेलनवाड़ी, ब्रह्मदेव, देवदान आदि ये सभी अलग अलग राजस्व प्रणाली में विभाजित किया था। अन्य राजवंशों में दोस्तों दरबारी, नौकाशाही, भूमिदान, सैन्य पदों में वंशानुगत अधिकार इनको शामिल था। सामाजिक संरचना किस प्रकार थी दोस्तों, जाति व्यवस्था में परिवर्तन था इनका। नए जाति समूहों का उदय होने लगा था, जैसे कि राजपूत, भूमिहार, राष्ट्रकूट, ये सभी परिवार देखने को मिला है। क्षत्रिय वर्ग का प्रभुत्व था दोस्तों। ब्राह्मणों को भूमिदान का बढ़ता चलन इसमें जाति व्यवस्था में देखने को मिलता है कि ब्राह्मणों को जो है भूमि जो है दान दिया जाता था। किसान और श्रमिक वर्ग जो है किस प्रकार था, भूमि पर आधारित कृषि समाज था दोस्तों। श्रमिक वर्ग में अस्पृश्यता का जो है विकास होने लगा था। छुआछूत में जो है विकास होने लगा था, अस्पृश्यता का जो श्रमिक वर्ग के बीच में। आर्थिक जीवन किस प्रकार था इनका, तो कृषि दोस्तों लोहे के हल का उपयोग करते थे। सिंचाई के साधनों का विकास हुआ, जैसे कि कुआं, तालाब, बांध निर्माण करना जो है सिंचाई का प्रमुख साधन हुआ करता था। दक्षिण भारत में बड़े जलाशयों का निर्माण था, जो कि कल्लनाई बांध, मारी कनद, ये सभी जो है दक्षिण भारत के बड़े जलाशयों का निर्माण से जो है आर्थिक उपयोग होता था इनका, कृषि बढ़ावा था। व्यापार किस प्रकार था दोस्तों, तो आंतरिक व्यापार, हाट बाजार व्यवस्था थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अरब देशों से दोस्तों दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार हुआ करता था इनका। व्यापारी संगठन जो है नाना देशी, मणिग्रामम, अंत्युज संघ इनका व्यापारिक संगठन हुआ करता था। धार्मिक परिवर्तन में देखेंगे कि धार्मिक परिवर्तन किस प्रकार था, तो हिंदू धर्म में पुनरुत्थान देखने को मिला था, जिसमें दोस्तों वैष्णव और शैव भक्ति संप्रदाय का प्रसार देखने को मिलता है। अलवर जो था वैष्णव संत और नयनार जो है शैव संत परंपरा का विकास तमिलनाडु में देखने को मिला था। बौद्ध धर्म का पतन हुआ था दोस्तों। बौद्ध धर्म का धीरे धीरे यहाँ पर पतन होने लगा था। तंत्रवाद का प्रभाव यहाँ पर बढ़ने लगा था। इस्लाम का प्रवेश धीरे धीरे यहाँ पर होने लगा था। अरब व्यापारियों के माध्यम से जो है इस्लाम का दक्षिण भारत में आगमन होने लगा था। सिंध विजय जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में यहीं पर देखने को मिला था। कला और स्थापत्य में देखेंगे कि पूर्व मध्यकालीन भारत की स्थापत्य कला किस प्रकार थी, तो मंदिर स्थापत्य शैली कुछ इस प्रकार थी दोस्तों कि उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, जो कि चोल काल में बनवाए गए थे। और प्रसिद्ध मंदिर में देखेंगे कि बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। गंगाईकोंड चोलपुरम में स्थित है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो कि राष्ट्रकूट काल में बनवाया गया था। ये सभी मंदिर स्थापत्य शैली के उदाहरण हैं। शिलालेख और मूर्तिकला में क्या विशेषताएं थी दोस्तों, तो शिलालेख में प्रशासनिक दान पत्र आदि का उल्लेख देखने को मिलता है। मूर्तिकला में धार्मिक मूर्तियां और शिव, विष्णु, देवी दुर्गा की मूर्तियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इनका कैसा था दोस्तों, प्रमुख शिक्षा का केंद्र था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। विक्रमशिला ओदंतीपुरी बिहार में स्थित है। कांची, तंजावुर दक्षिण भारत की ये दोस्तों प्रमुख शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे इनका। साहित्य किस प्रकार था, संस्कृति में दोस्तों राजाओं द्वारा संरक्षित काव्य, इतिहास, स्तुति, यह संस्कृति का देखने को मिलता है। भक्ति साहित्य, अलवार और नयनारों की रचनाएं देखने को मिलती हैं यहाँ पर।
तेलुगु और कन्नड़ में दरबारी साहित्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। विदेशी संपर्क और यात्राओं में कौन कौन सा यहाँ पर देखने को मिलता है। अरब व्यापारी भारत में पश्चिमी तटों पर बसे हुए थे। चीन से संबंध था दोस्तों। वैनसांग जो है विक्रमादित्य के दरबार में आया था, जो कि हालांकि यह जो है प्रारंभिक मध्यकाल में पहले से ही था, पर प्रभावशाली बनी रही है। दक्षिण पूर्व एशिया में जो है समुद्री व्यापार संबंध इनको देखने को मिलता है। यहाँ पर रिमेंबर पॉइंट में देखेंगे कि कालावधि किस प्रकार थी, 750 से 1200 ईस्वी तक थी। ये शॉर्ट है, एक शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्रमुख शक्तियाँ किस प्रकार थी, तो पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार, चोल राजपूत, ये सभी वंश जो है प्रमुख शक्तियों के रूप में उभरी हुई थी, जिसमें से त्रिसंगठन था और त्रिसंघर्ष था दोस्तों इनके बीच में। समाज किस प्रकार था दोस्तों, जातिवादी ढांचा पर विकसित था और नए कुलीन समूह हुए थे। अर्थव्यवस्था जो है कृषि, व्यापार, गिल्ड पर आधारित हुई थी। भक्ति आंदोलन का उदय यहाँ पर होने लगा था धर्म के रूप में। मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली और नागर शैली का विकास यहाँ पर देखने को मिला था। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में हमने शामिल किया था यहाँ पर पूरे का पूरा इतिहास, जो कि पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास था। अब नज़र डालते हैं दोस्तों यहाँ पर एक जो है 30 इंपॉर्टेंट MCQs पर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। शुरू करते हैं प्रश्नों को। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की समय सीमा जो है क्या मानी जाती है, तो यह दोस्तों 750 से 1200 ईस्वी तक मानी जाती है, जिसको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पर दोस्तों गोपाल है पाल वंश का संस्थापक। त्रिकोणीय संघर्ष किन 3 शक्तियों के बीच में हुआ था दोस्तों, तो यह था दोस्तों पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलता है। यह प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। मिहिर भोज किस वंश का प्रमुख संस्थापक था, तो प्रतिहार वंश का प्रमुख संस्थापक था दोस्तों मिहिर भोज, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, मालखेड़ा जो है राष्ट्रकूट वंश की प्रमुख राजधानी थी दोस्तों। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था, तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो है कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट ने बनवाया था, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों, विजयालय जो है चोल वंश का प्रमुख संस्थापक था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चोल काल की पंचायत व्यवस्था में सभा किसके लिए थी, तो सभा दोस्तों ब्राह्मण ग्राम के लिए सभा हुआ करती थी, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत में कौन प्रमुख संत थे, तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के लिए नयनार और अलवार जो है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के संरक्षण में था, तो यह दोस्तों पाल वंश के संरक्षण में था, जिसको दोस्तों इन्होंने डेवलपमेंट करवाया था बाद में। चोलों ने किस विदेशी भूमि पर अभियान चलाया था, तो चोलों ने दोस्तों मलय द्वीप समूह पर विदेशी अभियान चलवाया था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित हुआ था, तो यह स्थापित हुआ था दोस्तों धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। गंगई कोंड चोलपुरम का निर्माण किसने करवाया था, तो गंगई कोंड चोलपुरम का निर्माण दोस्तों यहाँ पर राजेंद्र प्रथम ने करवाया था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चोल प्रशासन में नाडु क्या था, तो नाडु का अर्थ था दोस्तों यहाँ पर कई गांवों का समूह, इसको नाडु बोला जाता है। राष्ट्रकूटों का प्रमुख धार्मिक झुकाव किस ओर था, तो राष्ट्रकूटों का जो देखेंगे तो ये जैन धर्म को ज़्यादा झुकाव मानते थे, मतलब जैन धर्म की ओर ज़्यादा झुकाव था इनका। अरबों ने भारत में पहली बार कब प्रवेश किया दोस्तों, तो 712 ईस्वी में अरबों का प्रवेश होने लगा था, जिसके बाद से हम देखेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास को, मुगल वंश को। मोहम्मद बिन कासिम ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो सिंध वाले क्षेत्र में दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया था। पाल वंश के किस शासक का संबंध बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से था, धर्मपाल का संबंध था दोस्तों। प्रतिहार वंश जो है किस विदेशी आक्रमण को रोकने के लिए प्रसिद्ध हुआ था, प्रतिहार वंश यहाँ पर दोस्तों अरब विदेशी आक्रमण को इन्होंने रोक लिया था। चोल वंश का सामुद्रिक बेड़ा प्रसिद्ध था किसके लिए, तो चोल वंश दोस्तों जल युद्ध के लिए बहुत ही फेमस था दोस्तों। चोलों के काल में व्यापारिक संघ का नाम क्या था, तो चोलों के काल में व्यापारिक संघ था यहाँ पर दोस्तों मणिग्रामम जो है इनका व्यापारिक संगठन था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किसने कांचीपुरम को पल्लव वंश की राजधानी बनाया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने कांचीपुरम को जो है पल्लव वंश की राजधानी बनाया था। प्रारंभिक मध्यकाल में कौन सा नया जातीय समूह सबसे अधिक उभरा था, प्रारंभिक मध्यकाल में दोस्तों यहाँ पर राजपूत वंश जो है उभर के आया था सामने में। राष्ट्रकूट वंश का पतन किसके हाथों हुआ,
तो राष्ट्रकूट का पतन दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है, चालुक्य वंशों के द्वारा यहाँ पर पतन देखने को मिलता है, जिन्होंने पराजित किया था। बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का बना हुआ है? तो ये दोस्तों द्रविड़ शैली का बना हुआ है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रारंभिक मध्यकाल में कौन सा शिलालेख प्रशासनिक व्यवस्था का साक्ष्य देता है? तो यहाँ पर देता है दोस्तों उत्तरी मेरूर शिलालेख, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नाना देशी शब्द किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों व्यापारी संगठन से संबंधित है। चोल शासकों ने किस धर्म का संरक्षण किया था? तो चोल शासकों ने जो है यहाँ पर शैव धर्म का संरक्षण किया था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अलवार और नयनार संत किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े थे दोस्तों तमिलनाडु क्षेत्र में, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में हमने दोस्तों पूर्व मध्यकालीन इतिहास को पढ़ा है, जिसमें हमने पूरे इतिहास को पढ़ा है थ्योरेटिकल वे में, और उसके बाद हमने MCQs भी लगाए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगला वंश को पाने के लिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।